श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा शुरू, हर श्रद्धालु के लिए मेडिकल जांच जरूरी। सुनाग से सुंदरनगर शिफ्ट होगा औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय। आपदा में दूसरों का दर्द बांटते रहे जयराम ठाकुर, 10 दिन बाद गांव पहुंचे तो जर्जर मिला अपना घर। हिमाचल प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। दूसरे दिन भी सराज में डटे रहे सीएम सुक्खू। सुनाग में आपदा प्रभावितों के साथ बिताई रात, सुबह पैदल ही निकले। सतर्क रहें, हिमाचल में मानसून एक्टिव, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल को विकास पथ पर अग्रणी रखने के लिए मुख्यमंत्री को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ओपीएस बहाली के मुख्यमंत्री के कर्मचारी हितैषी निर्णय के फलस्वरूप केंद्र ने हिमाचल पर 1600 करोड़ रुपए के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। लोकतंत्र की गरिमा का हनन करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। प्रकृति ने भी हिमाचल में अपना भीषण रूप दिखाया। चुनौतियां भी योद्धा को ही परखती हैं। जन योद्धा बनते हुए मुख्यमंत्री ने इन चुनौतियों को पार किया। केंद्र के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य में विकास की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। प्रदेश के लोगों ने अलोकतांत्रिक शक्तियों के मंसूबों पर पानी फेरकर राज्य की सत्ता की कमान मुख्यमंत्री को सौंपी। हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर रहकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और आपदा प्रभावितों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। राहत राशि के नियमों में बदलाव कर इसे 25 गुना तक बढ़ाया गया। दृढ़ संकल्प के बल पर मुख्यमंत्री ने हर चुनौती को छोटा साबित किया। लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण मुख्यमंत्री अब और अधिक ऊर्जा से हिमाचल को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। नमस्कार, पंजाब के CTV देख रहे हैं आप। मैं हूं मदन, हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। दुनिया की सबसे कठिनतम यात्राओं में शुमार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा गुरुवार को आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। यह यात्रा श्रद्धा, आत्मबल और साहस का अद्भुत संगम मानी जाती है। सुबह 5:30 बजे सिंहगाड़ से श्रद्धालुओं का पहला जत्था भगवान शिव के दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रा का विधिवत शुभारंभ प्रदेश मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर और जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान पूरा क्षेत्र भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। यात्रा 10 से 23 जुलाई तक चलेगी। यात्रा के लिए अब तक 5198 श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। यात्रा शुरू करने से पहले हर श्रद्धालु की मेडिकल जांच जरूरी है। करीब 35 किलोमीटर इस पैदल यात्रा में 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव के प्रतीक श्रीखंड महादेव तक पहुंचने की कठिन परीक्षा है। निरमंड के जाओ गांव से इस कठिन यात्रा की शुरुआत हुई। संकरे रास्ते, खड़ी एवं कठिन चढ़ाई से गुजरने के बाद भक्तों का पहला पड़ाव सिंहगाड़ होगा। इसके बाद थाचड़ू, काली घाटी, भीम तलाई, भीम डवारी, पार्वती बाग और नयन सरोवर जैसे सुंदर स्थानों से गुजरकर श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन करने पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 60 पुलिस जवान, 18 SDRF के जवान, 10 होमगार्ड, 24 अभिभाष मनाली के स्वयंसेवी, 20 राजस्व, 20 पंचायती राज, 15 वन, जल शक्ति, लोक निर्माण और विद्युत विभागों के कर्मचारी तैनात रहेंगे। सिंहगाड़, थाचड़ू में भीमडवारी में लंगर व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। DC कुल्लू तोरुल S रवीश ने कहा कि इस बार यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक बेस कैंप में सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस, राजस्व, बचाव दल और मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा में बदलाव करते हुए ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि प्रतिदिन 800 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना होगा। उन्होंने श्रीखंड जा रहे श्रद्धालुओं से यात्रा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण 5200 5300 तक का हो चुका है और आज का पहला जत्था हमारा 350 लोगों का ऊपर के लिए निकल गया है।
जैसे कि आपको पता है कि 5 कैंप्स में इसमें अरेंजमेंट्स किए जाते हैं सभी प्रकार के श्रद्धालुओं के लिए, और सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे मेजर्स किए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स लगाते हैं हर कैंप पे, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रहती है, जाने से पहले एक कंपलसरी मेडिकल चेकअप रहता है, एसडीआरएफ की टीम्स रहती हैं रेस्क्यू रिलीफ के लिए। टॉप कैंप में पार्वती बाग में एबीवी मास की टीम रहती है, माउंटेनियर्स एक्सपीरियंस, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो जैसे कि पिछले साल भी पूरी यात्रा 0 फेटलिटीज़ के साथ हुई और कोई भी डेथ का केस नहीं आया, हम होप करते हैं कि इस बार भी वैसे होगा और इंतजामात उससे भी पुख्ता किए गए। जी, तो जो शुल्क है वो बढ़ाया नहीं गया है, वो 250 रुपये है, वो 250 ही रखा गया। और साथ की जी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए एबीवी मास की माउंटेनियरिंग टीम पार्वती बाग को मैनेज करती है, और बाकी लोकेशंस पे हमारे पास एसडीआरएफ की एक टीम आई है 18 लोगों की, साथ में होमगार्ड की क्यूआरटीज रहती हैं, हमारी पुलिस के जवान रहते हैं, और सभी लोकेशंस को मैनेज करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रहता है, और हेल्थ मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स रहते हैं। साथ ही साथ सैनिटेशन की अरेंजमेंट्स की जाती है, रेट्स को रेगुलेट किया जाता है, जो नोटिफाई किए जाते हैं उस हिसाब से। तो बहुत सारी एफर्ट्स और अरेंजमेंट इसमें जाती है, और हम लोगों के सहयोग के साथ इसको अच्छे से करने का होप करते हैं। 10 आज जैसे आपको पता है यात्रा शुरू हुई है, और 23 जुलाई तक ये यात्रा औपचारिक रूप से रहेगी। सभी विभागों को अपने अपने कार्य को अच्छे से करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिनका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, स्पेशली इनिशियली असेस करके लोगों को ऊपर भेजने में। पुलिस है, होमगार्ड है, क्यूआरटीज हैं, और बाकी डीएफएससी हैं। बहुत सारे विभागों का इसमें योगदान रहता है। श्रद्धालुओं से हमारी 2-3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहती है कि एक तो अपना सेफ्टी का ख्याल रखें, अपना मेडिकल चेक फुल डिस्क्लोजर के साथ कराएं, क्योंकि 18,000 फुट तक की ऊंचाई पे आप यात्रा पे जाते हैं, तो सेहत बहुत ज़रूरी है, और एज के हिसाब से और आपकी एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है उसको डॉक्टर को बता के प्रॉपर मेडिकल टेस्ट कराइए। दूसरा जो हमारा एक रिक्वेस्ट रहता है कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है, तो आप अपना कचरा वहाँ ना छोड़ के आइए, और जो आप लेके गए हैं ऊपर उसको नीचे लेके आइए। आप ऊपर शायद अगर एक जूस की बोतल लेके गए हैं तो उसको खाली करके नीचे लाना, उससे कम वेट भी, और नीचे उतरने में वेट कम फील भी होता है। तो लेकिन इस जगह पे सफाई कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सभी श्रद्धालुओं से हमारा ये कंसर्न रहता है कि सैनिटेशन पे फोकस रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग को सुंदरनगर शिफ्ट किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुरुवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा के चलते थुनाग में भारी नुकसान हुआ है। थुनाग में सरकार का औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय है और इसमें 300 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अधिकतर विद्यार्थी थुनाग में नदी के साथ बने पीजी व किराए के घरों में रहते थे, लेकिन 30 जून की रात को आई आपदा के चलते आवास तबाह हुए हैं। हालांकि सभी विद्यार्थी किसी तरह जान बचाकर सुरक्षित निकल गए। नेगी ने कहा कि कॉलेज का अभी अपना आधारभूत ढांचा नहीं है। कॉलेज ग्रामीण विकास विभाग के आधे भवन में चल रहा है। कुछ कक्षाएं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में चल रही हैं। हॉस्टल भी 60 लड़कियों के लिए ही किसी अन्य भवन में उपलब्ध है, लेकिन अभी कॉलेज को दोबारा शुरू करने के लिए बच्चों को हॉस्टल में रखने का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। थुनाग में फिलहाल बच्चों को रखना सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है। अभी पेपर भी होने हैं, दाखिले भी होने हैं। थुनाग में लगातार फ्लड की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि थुनाग से औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय को सुंदरनगर शिफ्ट किया जाएगा। 100 और बच्चों का भी कॉलेज में दाखिला होना है। कई विद्यार्थियों व अभिभावकों ने भी इस संबंध में मांग उठाई है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इसे सुंदरनगर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। वहाँ पर अभी कॉलेज का अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कॉलेज अभी जो है रूरल डेवलपमेंट के जो है ट्रेनिंग सेंटर के आधे बिल्डिंग में है। कुछ हमारे क्लासेस जो है वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है, और हॉस्टल भी जो है वहाँ पर केवल 60 लड़कियों के लिए ही उपलब्ध है, वो भी जो है किसी और के बिल्डिंग में है। तो ये बच्चे जितने भी वहाँ पढ़ रहे थे, इन्होंने जो है किसी तरह से उस रात को ये अपने जान बचाने में ये लोग कामयाब रहे ज़्यादातर। बाद में ये जो है सारे के सारे पैदल चलकर जो है थुनाग से यहाँ पर जहाँ तक सड़क संपर्क था
8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल आकर ये सारे अब जो है वापस अपने अपने घरों को चले गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ के डिज़ास्टर को यूनिवर्सिटी ने जो है वहाँ पर 14 तक छुट्टियाँ घोषित की है, परंतु अभी वहाँ पर जो है कॉलेज को दोबारा से शुरू करने के लिए हमारे पास किसी किस्म का जो है बच्चों को हॉस्टल में या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको वहाँ पर रखना संभव नहीं है। और अभी क्योंकि पेपर्स भी होने हैं, नए एडमिशन्स भी होने हैं, इन सभी बातों को जो है गहनता से विचार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि थुनाग का जो कॉलेज जो हमारा हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का चल रहा था उसको अब आगे चलाना ऐसे हालात में संभव नहीं है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स जो है वो माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, उनके पेरेंट्स भी मिले और पिछले कल जो है भारी तादाद में शिमला में आके हम सबसे भी मिले हैं और उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो है उनके हर तरह से जो है सुरक्षा का जो है खतरा हमेशा बना रहता है कि अगर वहाँ पर अगर जो है कंटिन्यू किया जाता है तो वो जो है वहाँ पर कोर्सेज जो है या अपना जो अभी जो ये पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ने पे भी मजबूर हो सकते हैं। तो इन सब बातों में ध्यान जो है गहन विचार हुआ कि क्या दोबारा से वहाँ पर क्लासेस को शुरू किया जा सकता है, क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है, क्या जो है ये बच्चे वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। सभी बातों को ध्यान में रखकर अब सरकार ने ये फैसला किया है कि थुनाग से इस कॉलेज को जो है हम फिलहाल जो है सुंदरनगर में शिफ्ट कर रहे हैं तुरंत प्रभाव से। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के दुख दर्द बांटने में दिन रात एक कर दिए। लगातार 10 दिन तक विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात करने और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन देने के बाद जब जयराम ठाकुर अपने पैतृक निवास लौटे तो वहां का मंजर देखकर वे दंग रह गए। उनके पुराने मकान में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं और उनका खूबसूरत बगीचा भी आधे से ज़्यादा बह चुका है। लोगों को ढांढस बंधाते हुए जयराम ठाकुर शायद इस बात से अनजान थे कि उनका अपना घर भी सुरक्षित नहीं है। क्षेत्र में कनेक्टिविटी न होने और व्यवस्था के कारण उनका आसपास के लोगों से भी संपर्क नहीं हुआ। इस घटना ने एक बार फिर यह दर्शा दिया है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने कितना विकराल रूप धारण किया है, जिसने आम आदमी से लेकर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व तक किसी को भी नहीं बख्शा। जयराम ठाकुर के इस अनुभव ने निश्चित रूप से उन्हें जनता के दर्द को और करीब से महसूस करने का एहसास करा दिया। सराज में 500 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जयराम ठाकुर का यह पुराना घर है जहां उनका बचपन बीता है। उनके एक भाई इस पुश्तैनी घर में रह रहे हैं जबकि उनकी माता नए घर में रहती हैं। जयराम ठाकुर की पुराने घर से यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन 30 जून की ये आपदा ने उनके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। आज यानी 10 जुलाई पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर शिष्य अपने गुरु के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए उनका पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का अवतार हुआ था, इसलिए इस दिन हर साल गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस शुभ अवसर को प्रदेश भर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु और शिष्यों के अनूठे मिलन का अद्भुत दृश्य ज्वालामुखी के कथोग में स्थित रमणी धाम आश्रम में भी देखने को मिला, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्ति और श्रद्धा और आत्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रमणी धाम आश्रम में महान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सतचंडी महायज्ञ, विशाल हवन, पूजा अर्चना और गुरु पूजा का दिव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश से पधारे सैकड़ों श्रद्धालु और शिष्य सम्मिलित हुए। इसी तरह चंबा के ककीरा के संन्यास आश्रम से राजेश्वरानंद भारती जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा आज सुबह से ही पड़ोसी राज्य पठानकोट व आसपास से आए हुए महंत आदि लोगों ने इस शुभ अवसर पर प्रभु के गुणगान करते हुए हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। स्थानीय महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन करने के बाद 1 बजे से शाम के 4 बजे तक गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें
बकलोह के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भंडारे का आनंद लिया। प्रशासन की सलाह के विपरीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती रात सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित लोगों के साथ थुनाग विश्राम गृह में बिताई। उन्होंने पीड़ित परिवारों के दुख दर्द को समझा और उनके बीच समय बिताया और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। वहीं सीएम सुक्खू दूसरे दिन भी सराज में डटे रहे। सीएम सुक्खू गुरुवार सुबह काफिला बीच में छोड़ आपदा प्रभावित रीला से देजी और पखरैर गांव तक पैदल पहुंचे। यहां से आगे जाने वाली सड़क का कई मीटर हिस्सा बादल फटने से गायब हो गया है। देजी गांव में बादल फटने से 11 लोग लापता हैं। सीएम ने रीला गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि किस तरह से आपदा ने हमारे सुंदर प्रदेश को गहरे जख्म दिए हैं। देजी और पखरैर में कई परिवारों ने अपनों को खोया है। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों का तुरंत सर्वेक्षण हो और किसी का भी हक न मारा जाए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद सीएम ने बाड़ा पंचायत का दौरा किया और बाड़ा राहत शिविर में आपदा प्रभावितों से मिलने के बाद उनके साथ भोजन भी किया। अब बात कर लेते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मानसून पूरी तरह सक्रिय है और लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 11 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। हालांकि 12 जुलाई को बारिश से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन यह राहत सिर्फ कुछ समय के लिए ही होगी। मौसम विभाग की ओर से 13 से 15 जुलाई तक एक बार फिर से हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा चंबा और कांगड़ा जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य के बाकी जिलों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। लगातार हो रही बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। किसी भी यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम पूर्वानुमान अवश्य देखें। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइन का पालन करें। जिस सड़क पर आप यात्रा करने वाले हैं उसकी स्थिति के बारे में स्थानीय प्रशासन या पुलिस से जानकारी लें, तभी सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा करें। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।